हेलो बच्चों, नमस्कार। एकेडमिक ज्ञान सेतु से मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एनसीईआरटी की ये सीरीज चल रही है। इस एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम लोग क्लास 12 जो कि किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की चैप्टर 6 द्वितीय क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये एनसीईआरटी पढ़ने वाले इंटर क्लास के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ में कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी इस पे पढ़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाएं या सेकेंडरी एक्टिविटीज, तो इसे हम शुरू करते हैं। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक या तृतीयक अथवा चतुर्थक। देखिए, हमने इसके पहले प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन किया है, तो प्राथमिक क्रियाओं का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अन्य सभी चैप्टर्स उसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप वहां देख सकते हैं। तो संपूर्ण आर्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक क्रिया क्या है? मनुष्य आजीविका के लिए जो काम करता है वही क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया शब्द को परिभाषित अगर करना हो तो क्या कहेंगे? मनुष्य जो अपनी आजीविका के लिए जो आर्थिक क्रिया करता है, जो कार्य करता है, वही आर्थिक क्रिया कहलाता है। वो आर्थिक क्रिया मनुष्य 4 प्रकार से करता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो प्राथमिक का हमने अध्ययन कर लिया, द्वितीयक का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। भाई, मनुष्य के जीवित रहने के लिए संसाधन आवश्यक हैं, तो संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना ही जो है क्या है? ये सब संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत 4 आर्थिक क्रियाएं आती है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। आगे देखते हैं। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन, इसका खनन करना जो है किस में आ जाता है? प्राकृतिक संसाधनों का खनन करना प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक गतिविधियों द्वारा इन प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर ये उसे मूल्यवान बना देती है। कौन सी? द्वितीयक क्रिया जो है प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है। कपास जैसे उदाहरण देख लेते हैं। कपास का सीमित उपयोग परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद ये और अधिक मूल्यवान हो जाता है। जैसे कपास क्या है? कपास का सीधे सीधे एग्रीकल्चर से जो है इसका संबंध है, तो ये प्राथमिक क्रिया हो गया, कपास का उत्पादन। लेकिन कपास से रेशे बनाना यानी तंतु का निर्माण करना, तो ये द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है। और तंतु में परिवर्तित होने के बाद कपास की अहमियत बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, मूल्यवान हो जाता है। और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। कपास का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है मूल्य बढ़ा करके। इसी प्रकार खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते। भाई, आयरन ओर जो है प्रकृति में प्राप्त है, उसका हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते हैं। और आयरन ओर की प्राप्ति ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद ये मूल्यवान हो जाता है। लेकिन जैसे ही इससे स्टील बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं, ये मूल्यवान हो जाता है। और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। तो बच्चे लोगों, इसका उपयोग, अयस्क का उपयोग जो है जब स्टील में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो इसका उपयोग किस में होता है? मशीनों में और औजारों में। तो अब यहाँ पर मूल्य का संवर्धन हो गया। जो अयस्क था, लौह अयस्क था, इसके मूल्य में क्या हो गया? संवर्धन हो गया। तो मूल्य में संवर्धन करना ही द्वितीयक क्रियाकलापों का कार्य है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। तो यही बात, भाई खेतों से प्राप्त, जैसे मान लेते हैं गेहूं है, गेहूं का सीधे हमने जो है कृषि करके प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि किया और गेहूं उत्पाद को प्राप्त किया। अब गेहूं उत्पाद को प्राप्त करके किसान या तो उसको जो है आटे बना करके रोटी के रूप में इस्तेमाल करे, या फिर उसे जो है आटे को जो है बेकरी के लिए बेच दे, तो बेकरी वाला ब्रेड बना करके उसके मूल्य में संवर्धन करेगा। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण यानी अवसंरचना, निर्माण मतलब बिल्डिंग वगैरह का निर्माण करना, उद्योग से संबंधित। तो अब द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत क्या आएगा? विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण, ये 3 चीजें उद्योग से संबंधित हैं। अभी इसका हम आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब विनिर्माण देखते हैं क्या है। तो विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। किसी भी वस्तु का उत्पादन क्या कहलाता है? विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? किसी भी वस्तु का उत्पादन। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण आदि सभी प्रकार के उत्पादन को
निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। यानी छोटे से कार्य से लेकर के और अंतरिक्ष यान का निर्माण करना, बड़े से कार्य तक, सभी निर्माण किसके अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। अब इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब देखिए विनिर्माण में क्या होता है कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक इंडस्ट्री लगा लिया और उसने सब चीज़ों का मतलब उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत महंगी प्रक्रिया पड़ेगी और सही भी नहीं है। तो इसलिए स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कपड़े बनाने फैक्ट्री क्या करेगी कि सिर्फ कपड़ों का उत्पादन करेगी, ना कि जो है वो जो है अब धागा भी बनाएगी या फिर जो है उसको कपास का भी उत्पादन करेगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, स्पेशलाइजेशन होता है। विनिर्माण जो मानक वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। विनिर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। पुराना साधन जैसे वस्त्र बनाने के लिए हैंडलूम होते थे हाथ से चलने वाले, उसके द्वारा, या फिर आधुनिक पावर्स के माध्यम से, बिजली के माध्यम से मशीनरी के द्वारा विनिर्माण किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में, तृतीय विश्व के अधिकांश देश यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह सब किस में आते हैं? तृतीय विश्व में आते हैं। अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अभी भी यहाँ पर तृतीय विश्व में इसको शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। अब देखिए उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण, इसमें हम लोग यहाँ पर बेसिक अंतर समझ लेते हैं क्या है उद्योगों का निर्माण और विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। विनिर्माण का अर्थ क्या है? हाथ से बनाना, हाथ से निर्मित करना। भाई इसका प्रारंभिक अर्थ है, जैसा कि तृतीय विश्व यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर अभी इसका शाब्दिक अर्थ जो है, हमने पीछे विनिर्माण तृतीय विश्व में हमने जो यूरोप अमेरिका बताया वो गलत है। तृतीय विश्व में कौन कौन से देश आते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं। तो हाथ, विनिर्माण का मतलब होता है हाथों से बनना। फिर भी इनमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये एक परम आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के माल तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। समझे? यानी कि कोई कच्चे माल को प्राप्त करके और उसको जो है उच्चीकृत करके उसका मूल्य वर्धित कर देना, वही चीज जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है। उद्योग क्या है? एक निर्माण इकाई है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड रखा जाता है। ये चीज है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण की पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। उद्योग जो है एक मतलब विनिर्माण का पर्यायवाची भी कह सकते हैं। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब हम उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मान लेते हैं शब्द कहता है कि इस्पात उद्योग या फिर रसायन उद्योग, तो इस्पात उद्योग का मतलब हो गया कि वहां पर किसी विशेष प्रकार के इस्पातों का निर्माण हो रहा है, या रसायन उद्योग में दवाओं आदि का निर्माण हो रहा है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है एक जो है कारखानों के रूप में हमारे दिमाग में एक इमेज बन करके आता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती हैं। लेकिन अब उद्योग, भाई कहने का मतलब ये उद्योग, अगर हम शब्द लेते हैं कोई भी उद्योग दिमाग में आता है तो सीधे सीधे एक फैक्ट्री बड़ी सी उसका दिमाग में इमेज बन जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका उद्योग से संबंध नहीं है, जो किसी उद्योग में उत्पादित नहीं होते। जैसे पर्यटन उद्योग। अब पर्यटन को भी उद्योग कहा जाता है, लेकिन वो तो ऐसी तो पर्यटन को फैक्ट्री में तो बनाया नहीं जाता है, तो पर्यटन भी उद्योग के कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार से मनोरंजन उद्योग। तो ये सब क्या है, इनका इमेज जो है उस तरीके से नहीं बनता है जिस तरीके से हम अन्य उद्योगों के लिए बनाते हैं दिमाग में। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए विनिर्माण उद्योग का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे हम आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां। कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां क्या है? शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है। यानी शिल्प तरीके यानी हाथ से बनाने वाले जो कारखाने हैं उनमें थोड़ा सामान ही उत्पादित किया जाता है, जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है। यानी
जितना जो है मार्केट में उसकी जो है किसी फैक्ट्री को जितना आदेश दिया जाएगा बनाने के लिए, यानी एक किसी वितरक द्वारा, तो उतना ही बनाया जाता है। अतः इसकी लागत अधिक आती है, इसलिए कम सीमित बनाने की वजह से और हाथ से बनने की वजह से इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है। लेकिन अधिक उत्पादन का संबंध किसे है? बड़े व्यापक पैमाने पर बनाए जाने से संबंधित है, और जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। अब इसमें क्या होता है, एक प्रकार का कार्य एक कारीगर करता है, उसको स्पेशलाइजेशन प्राप्त होता है। जैसे आप कपड़ा उत्पादन की फैक्ट्रियों में आप अगर अवलोकन करेंगे तो वहां पर जाएंगे कि जो है कॉलर सीने वाला व्यक्ति सिर्फ कॉलर ही सिएगा, काज बटन करने वाला व्यक्ति सिर्फ काज बटन ही करेगा। तो स्पेशलाइजेशन होने की वजह से उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो है व्यक्ति जो कारीगर होता है, जो उत्पादक होता है, कारीगर जो कार्य करने वाला है, वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे, एक विशेषता और है यंत्रीकरण यानी मशीनीकरण। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों को प्रयोग करना। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों को प्रयोग करना, यानी स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य करना। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक मशीनें बहुत सारी होती हैं। यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। अब मतलब यंत्रीकरण किसी उत्पादन की इकाई में मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है, लेकिन उसमें भी स्वचालित मशीनें क्या हैं, ये यंत्रीकरण का बहुत ही विकसित स्वरूप है। जैसे कि आप चित्र में अभी देख सकते हैं, पुनर्निवेशन एवं समृद्ध पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगी हैं। अब आज का जमाना क्या आ गया है, एआई का आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर कार की फैक्ट्री में देख लें, व्यक्ति नहीं लगी हुई हैं, मशीनें लगी हुई हैं। इन मशीनों के द्वारा जो है निर्माण का कार्य किया जा रहा है स्वचालित रूप से। तो ये स्वचालित मशीनें हैं कार्य करने वाली। अब प्रौद्योगिकी नवाचार एक अन्य जो है विशेषता है। प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। भाई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या चीज है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है कि जो है शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, विनिर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है कि जो विनिर्माण प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता अधिक हो जाए, और जो अपशिष्ट उद्योगों से अपशिष्ट निकलने वाले उनका अच्छी तरीके से निस्तारण किया जा सके, और अदक्षता यानी जो कारीगर हैं दक्ष नहीं, उनको अदक्षता को खत्म करके एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है उसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा सके। ये सारी चीजें हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। किसी भी इंडस्ट्री के मतलब किसी विनिर्माण इकाई के लिए ये महत्वपूर्ण स्तर हैं। जैसे कि आधुनिक निर्माण की विशेषताएं क्या है, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र होता है। एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, तो आप फैक्ट्री में जाइए बहुत सारी मशीनें दिखाई देंगी टेक्नोलॉजी वाली। और अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। और एक विशेषता और है कि अत्यधिक विशिष्टीकरण यानी कार्य विशिष्टीकरण होता है, स्पेशलाइजेशन होता है जो है कारीगरों का, और श्रम का विभाजन मतलब श्रम को विभाजित कर जाता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से कई कार्य कराया जा रहा है, एक व्यक्ति को उसके अंडर में श्रम जो है, एक श्रम जो होता है, जो एक जो उसकी कुशलता होती है उसी के आधार पर उससे कार्य कराया जाता है, जिससे कि बहुत कम लागत आती है उत्पादन में। और चूंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियां होती हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, और संगठन बड़े होते हैं, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग इसमें कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें विशेषताएं हैं संगठन की। अब हम बात करेंगे अनियमित भौगोलिक वितरण, यानी इंडस्ट्रीज जो उद्योग हैं, विनिर्माण उद्योग हैं, इनका वितरण, भौगोलिक वितरण अनियमित पाया जाता है। तो इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित हैं। आधुनिक निर्माण के संकेंद्रण कुछ ही स्थान पर सीमित हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। 10% से कम भूभाग पर ही, विश्व के कुल भूभाग का 10% से भी कम भूभाग पर इनका विस्तार है। किसका? इंडस्ट्रियल जो है जो संकेंद्रण का। ये देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। यानी कृषि तो पूरे जो है क्षेत्र में किसी अर्थव्यवस्था, किसी राष्ट्र में फैले हुए व्यापक स्वरूप है, लेकिन विनिर्माण
इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत सीमित क्षेत्र में, लगभग विश्व के लगभग जितना भूभाग है उसका केवल 10% क्षेत्र पर ही ये विस्तृत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, एक सेकंड, उदाहरण के तौर पर की अपेक्षा बहुत छोटे से तो क्षेत्रों में संकेतित हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की मक्का की पेटी, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं अमेरिका की मक्का की पेटी, जो कि 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं, जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं। इनमें 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। अब अमेरिका की जो पट्टी है आप देखिए चित्र में, इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अमेरिका कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ये पेटी जो है ये इस तरीके से विस्तृत है। तो ये अमेरिका में है। कॉर्न बेल्ट कहाँ है, तो अमेरिका में है, ये आप ध्यान रखना। तो अमेरिका में जो है, और परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों बृहत समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उदाहरण स्वरूप जो अमेरिका की कॉर्न बेल्ट है, मक्का की पेटी है, तो वो 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म हैं, वहां पर 4 बड़े बड़े फार्म हैं और इसमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उद्योगों की बात करें तो इतने क्षेत्र में उद्योगों में बहुत सारे श्रमिकों को कार्य दिया जा सकता है और वहां पर बहुत ज्यादा मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज है, उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। और देखिए उद्योग हमेशा जो है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी इनोवेशन के माध्यम से क्या करते हैं बच्चों, अपने लागत को घटा करके लाभ बढ़ाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। इसीलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। तो इसीलिए हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा उहापोह बनी रहती है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि कहाँ पर हम उद्योग लगाएं जिससे कि कम लागत में अच्छा उत्पादन हो जाए, सस्ती दर पर उत्पादन हो जाए, लागत अधिक ना आए। तो इसके लिए उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए इस पर उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित वेबर एक जो है एक भूगोलवेत्ता थे, वेबर महोदय ने इसके स्थानीयकरण के त्रिभुज जो है का त्रिभुज स्थानीयकरण का जो है त्रिभुज स्वरूप बनाया था इन उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए। ठीक है, तो उसको हम अभी आगे बाद में समराइज करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उद्योगों की स्थिति को, लोकेशन को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, तो बाजार की अभिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार होना चाहिए। देखिए कोई भी प्रोडक्शन जो होता है, कोई भी उत्पाद जो बनता है, उसको कहाँ बेचा जाता है, बाजार में। बाजार का मतलब क्या होता है, जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों बैठे हों। क्रेता बेचने के लिए जो है बैठा हो, क्रेता खरीदने के लिए बैठा हो और विक्रेता बेचने के लिए बैठा हो, तो उसे बाजार कहते हैं। तो बाजार अब आवश्यक है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता यानी क्रय शक्ति, जो मैंने बताया वही। दूरस्थ क्षेत्र में जहां कम जनसंख्या निवास करती है, छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। जहां कम जनसंख्या निवास होती है वहां बाजार छोटे होते हैं अपेक्षाकृत। अब इसका उदाहरण दे सकते हैं, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बृहद वैश्विक बाजार हैं। ये सब जो है बृहद वैश्विक बाजार है क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है, इनकी क्रय क्षमता अधिक है। लेकिन इसकी अपेक्षा जहां पर जिन क्षेत्रों में जो है कम इनकम वाले लोग हैं, वहां पर क्रय शक्ति कम होने के कारण वहां पर बाजार छोटे होते हैं। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। अब दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया जहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, आप देख सकते हो दिल्ली है, कोलकाता है, ऐसे दक्षिण एशिया के देश वो जो है शहर हैं, कितने बड़े बड़े जनसंख्या वाले शहर हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण। अब दूसरा पॉइंट है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। देखिए पहला बाजार हो गया और दूसरा हो गया कच्चे माल की प्राप्ति यानी अवेलेबिलिटी ऑफ जो है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की प्राप्ति कैसे, उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। कच्चा माल सस्ता भी होना चाहिए और परिवहन योग्य भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी भरकम अगर होगा तो परिवहन का मूल्य बहुत ज़्यादा आएगा ना ऐसे, तो इसलिए उद्योग जो है उद्योगों में उत्पादित वस्तुएं महंगी होंगी, इसलिए सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होते हैं। देखिए अब कच्चे माल के स्रोत के समीप कौन से जो है उत्पाद इंडस्ट्री लगेंगे जिनका जो है भार
ह्रास वाले उद्योग होंगे, जिनमें प्रोडक्शन के बाद जो है वो हल्की हो जाती हैं वस्तुएं, जैसे कच्चा लोहा है। कच्चा लोहा बहुत जो है भारी होता है, क्योंकि उसमें धातुओं के साथ साथ मिट्टी और जो है चट्टानें भी होती हैं। तो जब उसका प्रसंस्करण करते हैं तो वो हल्की हो जाती हैं लोहे के रूप में। तो इसलिए भार ह्रास, यानी जिनमें भार कम होता है प्रोडक्शन के बाद, तो ऐसे उद्योग कहाँ लगेंगे? ऐसे उद्योग कच्चे माल के समीप लगेंगे, जिससे कि परिवहन में उनमें क्या है, परिवहन की लागत में कमी आ जाए। अब इसमें उदाहरण भी दिया, जैसे इस्पात, सीमेंट एवं चीनी उद्योग, ये सब कहाँ लगते हैं? अपने स्रोत पर, कच्चे माल के स्रोत पर। जैसे चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग कहाँ लगेगा? जहां पर गन्ने का प्रोडक्शन होगा। अब गन्ना तो भारवाही प्रोडक्ट है, उसमें ज्यादा वजन होता है, तो उसको बहुत दूर तक ले जाने में लागत ज्यादा आएगी। तो गन्ने की पास ही जो है चीनी की फैक्ट्री लगाई जाती है। मोस्टली आप देखे होंगे, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन होता नहीं है, तो यहाँ पर गन्ने की चीनी मिल्स नहीं दिखेंगे यहाँ पर। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश चले जाइए, गोरखपुर, बलिया, यहाँ पे गन्ने का अच्छा उत्पादन होता है, तो यहाँ पर जो है चीनी मिलें आपको दिखाई देंगी। इसी प्रकार सीमेंट उद्योग, अब सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट उद्योग के निर्माण में आने वाले कच्चे पदार्थ की उपलब्धता कम है। जबकि जो आपका पश्चिमी भारत में जाएंगे, राजस्थान या गुजरात वाले क्षेत्र में या पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या है, ऐसे रॉ मटेरियल्स अधिक मिलते हैं, तो इसलिए सीमेंट के उद्योग वहाँ मिल जाएंगे। ठीक, तो कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक। और एक नष्ट पदार्थ अगर नष्ट होने वाला है, शीघ्र नष्ट होने वाला है, तो वो भी जो है निर्धारित करता है कच्चे माल के स्रोतों के आसपास स्थापित होने के लिए। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कृषि उत्पादन क्षेत्र जो होते हैं, जैसे कृषि प्रसंस्करण वाले, जैसे टमाटर से चटनी बनाना, तो टमाटर से चटनी बनाने का जो है उद्योग, जहां टमाटर का पैदावार ज्यादा होगा वहां पे किया जाएगा, क्योंकि टमाटर शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। इसी प्रकार से डेयरी उत्पाद उद्योग, जहां पर दूध का कलेक्शन अच्छा होगा वहां पर डेयरी उद्योग विकसित होंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर उद्योग। अब तीसरा है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, यानी भाई श्रमिकों की भी आवश्यकता है। आज माना कि एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन अभी भी जो है मानवीय श्रम को हम जो है नकार नहीं सकते। तो उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती ही है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पावर्स की भी आवश्यकता है। भाई आज के समय में उद्योगों को चलाने के लिए पावर शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो वही उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। जैसे पहले पुराने समय में, पुराना नहीं मतलब आज से लगभग 80, 90, 100 वर्ष पहले, जो मतलब कोयले से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उद्योग होते थे, तो कोयले के समीप ही स्थापित होते थे, जहां पर कोयले की प्राप्ति होती थी। क्योंकि कोयला एक भारवाही जो है, काफी जो है भार वजन वाला पदार्थ है, तो उससे एनर्जी पैदा करने के लिए दूर तक कोयला को ले जाना थोड़ा कठिन था। तो इसलिए उन्हीं क्षेत्रों में जहां कोयले की प्राप्ति थी, वहीं पर आयरन स्टील उद्योग आपको मिल जाएंगे देखने को। जैसे एल्युमिनियम उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग भी जो है, इसको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत या खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। तो जल विद्युत उद्योग, इसके लिए जो है पारेषण, तारों के माध्यम से बिजली का जो है पारेषण कर दिया जाता है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती है। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। अब परिवहन की बात करेंगे, यहाँ पर परिवहन भी अभिगम्य होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट के साधन अच्छे होने चाहिए, चाहे वो नदियों के माध्यम से जो है लिंकेज अच्छा हो, या रेलवे का अच्छा परिवहन हो, या सड़क बढ़िया हो, और इसके अलावा जो है सस्ते साधन हो परिवहन के। तो ये भी जो है उद्योगों को प्रभावित करता है। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए, देखिए दो ही चीज होगा, या तो कच्चे माल को जो है उद्योग तक लाया जाएगा, या फिर उद्योग से प्रसंस्कृत माल को बाजार तक ले जाया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था परिवहन के अंतर्गत आती है। पहुंचने के लिए तीव्र एवं सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप तथा
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण रहता है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग जो आपका जो झील वाला क्षेत्र है, जहां पर महान झीलों का क्षेत्र है, उसके आसपास उद्योगों का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। आधुनिक उद्योग अपृथकरणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हुए हैं। अपृथकरणीय यानी जिसको पृथक नहीं किया जा सकता है, तो आधुनिक उद्योग परिवहन तंत्र से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। परिवहनीयता में सुधार समाकलित आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। भाई संचार भी आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण, परिवहन के साथ संचार बहुत महत्वपूर्ण जो है एक उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक कारक है। अब सरकार की नीति, सरकार की पॉलिसी बहुत जरूरी है। देखिए अब सरकारें तमाम प्रकार की आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की पॉलिसी जो नीति होती है, अगर उद्योगों के फेवरेबल होगी, मान लेते बहुत सारे कठिन कानून बना दिए, जैसे अभी तक क्या था कि भारत में जो है जो विदेशी कंपनियां आती थी तो उनको रोक लगाने के लिए बहुत सारे टैक्स एक्साइज लगा दिए जाते थे, तो भारत में निर्माण उद्योग को हतोत्साहित मिलता था। अब क्या है, अब इस समय जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत विदेशी कंपनियों को ऑफर दिया जाता है, आप कम से कम जो है कानूनी पेचीदगियों से रहते हुए आप आइए और भारत में निर्माण कीजिए। तो सरकारी नीतियां भी कहीं ना कहीं जो है उद्योग धंधों को प्रभावित करती हैं। तो संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो और एक है लास्ट, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध। अब यहाँ समूहन, एग्लोमरेशन, मतलब बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि एक उद्योग कहीं खुल गया, जैसे ईंट का भट्ठा कहीं खुल गया। ईंट का भट्ठा तो खैर ज्यादा छोटा उदाहरण हो जाएगा, लेकिन जैसे मान लेते हैं आयरन स्टील उद्योग कहीं खोला गया, और आयरन स्टील उद्योग के खोलते ही उसके आसपास जो है लेबर्स के रहने के लिए जो है आवास बन जाएगा, और लेबर्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य, चिकित्सालय सब खुल जाएंगे। तो इस तरीके से ये सब क्या कहलाता है, एग्लोमरेशन कहलाता है। तो प्रधान उद्योग की समीपता से, प्रधान उद्योग यानी जो मुख्य उद्योग है उसकी समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं, अन्य छोटे छोटे उद्योग जो है विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरीके से जब प्रधान उद्योग के साथ साथ एंसिलरीज बॉडीज जो है उद्योग की छोटी छोटी इकाइयां विकसित हो जाती हैं, तो इसे समूहन कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। इनको हम लोग समराइज कर लेते हैं, कौन कौन से जो है संपूर्ण कारण है। तो यहाँ पर देखिए ये फैक्ट्री है, ये उद्योग है, और इसको जो है प्रभावित करने वाले कारक जो है, भौगोलिक कारक है, ज्योग्राफिकल इनर्शिया है, मार्केट एक प्रमुख कारक है जो है इसको प्रभावित करता है, ट्रांसपोर्ट जो हमने पढ़ा, परिवहन। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल हो गया एक तरफ ये मार्केट हो गया, इधर रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल से जो है कच्चा माल परिवहन किया जाता है, तो परिवहन भी एक कारण हो गया। फिर फैक्ट्री से बना हुआ माल जो है मार्केट तक ले जाया जाता है, तो ये कारण हो गया। इसके बाद इसके अलावा एनर्जी, ऊर्जा और कैपिटल यानी कि पूंजी भी आवश्यक है। गवर्नमेंट पॉलिसियां भी जरूरी हैं, मतलब अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अलावा लेबर फोर्स जो हमने पढ़ा अभी, श्रमिकों की जो है अभिगम्यता, और साइट्स एंड बिल्डिंग्स, ये भी जो है अच्छी साइट होनी चाहिए। वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा पर्सनल लेबर फैक्टर्स कुछ हैं, पर्सनल फैक्टर्स, जैसे कि इसे मेजर फैक्टर्स और माइनर फैक्टर्स में, ये जो आप ये वाले डॉट डॉट वाले हैं वो माइनर फैक्टर्स हैं, और जो लाइन के अंदर हैं वो मेजर फैक्टर्स हैं। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, जो अल्फ्रेड वेबर ने ट्रायंगल मॉडल दिया था इंडस्ट्रियल लोकेशन का, उसे समझ लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम दो प्रकार के उदाहरण लेते हैं, दो प्रकार के उद्योगों की स्थापना की। एक ऐसे उद्योग जिसका वेट लॉस होता है, वेट लॉस होता है यानी कि उसका उद्योग में जाने के बाद उस प्रोडक्ट का जो है भार हल्का हो जाता है। तो ऐसे उद्योग कहाँ स्थापित होंगे, ये मान लेते हैं त्रिभुज है। अब त्रिभुज में ये जो है एक कच्चा माल हो गया, ये दूसरा कच्चा माल हो गया, और ये बाजार हो गया। सी फॉर यहाँ पर मार्केट से संबंधित है। तो जिसका जो है पदार्थ जो है कम होगा, भार ह्रास होगा, तो ऐसे उद्योग जो है इन दोनों कच्चे माल के बीच कहीं यहीं यहाँ स्थापित होगा। जैसे 5 टन इधर से आ रहा है, 3 टन इधर से आ रहा है, तो ये 8 टन हो गया। और परिष्कृत होने के बाद में ये 2 टन बचता है, तो इसलिए ये अगर 8 टन का यहाँ पर जो है लाएंगे, बाजार के समीप उद्योग स्थापित करेंगे, तो 8 टन का वहन करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट।
लेकिन अब यहाँ पर कहीं स्थापित कर दिया बीच में इन दोनों मटेरियल्स के बीच में, तो ये सस्ता पड़ेगा। इसी प्रकार से वेट गेनिंग, ऐसे उद्योग जिनका वेट जो है बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है उत्पादन के बाद, तो ऐसे उद्योग बाजार के समीप स्थापित होंगे। ये है बाजार और ये पहला कच्चा माल है, ये दूसरा कच्चा माल है। तो ऐसे उद्योग बाजार के समीप स्थापित होंगे। जैसे 2 टन ये है और 2 टन दूसरा कच्चा माल है और इसका भार हो जाता है 3 टन। तो अब ये कच्चा माल कहाँ पर, बाजार के समीप स्थापित होगा। ऐसे उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे कि कोका कोला वगैरह पेय पदार्थ हैं, तो पेय पदार्थ वगैरह पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बाजार के समीप मोस्टली स्थापित होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। इससे पूर्व आपको एक कुछ सूचना देनी है। देखिए, मेरे 2 चैनल चलते हैं। एक है जिसमें ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है एकेडमिक ज्ञान सेतु। तो अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अधिक से अधिक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और दूसरा हमारा चैनल है एनसीईआरटी विथ राजेंद्र सर सॉरी, एनसीईआरटी विथ राजेंद्र सर। इसका लोगो आप एनसीईआरटी का ये मिल जाएगा। तो ये जैसे ही हमारे इस चैनल पे जाएंगे एकेडमिक ज्ञान सेतु पे, ये फीचर्ड चैनल के रूप में आपको मिल जाएगा। तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एनसीईआरटी के 9th 10th की किताब जो है क्लासेज मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।